और आज सुबह की बड़ी खबर, एक तरफ इजराइल के घातक हमले में लेबनान के 4 शहरों में भारी तबाही हुई है। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू होने का इंतजार हो रहा है। लेबनान के 4 शहरों पर इस वक्त भीषण तबाही मची हुई है। इजराइल ने 24 घंटे में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अभी भी मलबे में लोगों की तलाश चल रही है। बेरूत के अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में उनके अपने परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं। इधर इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिस इलाके में बातचीत हो रही है उसे रेड जोन घोषित कर दिया गया। वहीं इस्लामाबाद में 2 दिन के लिए लॉकडाउन जैसे हालात हैं। वहां पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका और साथ ही ईरान की वहां पे बातचीत होगी। और इस जंग का आगे क्या हाल होगा वो भी यहाँ आज जो है इसके नतीजा भी सामने आ जाएगा। और बड़ी खबर, लेबनान में भारी तबाही के बीच इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, बढ़कर के 303 हो गई, जबकि 1150 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। इसके साथ ही लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी है। बेरूत और टायर शहर में रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे में लोगों को तलाश रही हैं। अस्पताल फुल हो चुके हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार लेबनान पर हमले कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन यहां पर शांति कम और बम बारूद मिसाइल ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। और आप देखिए मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि लेबनान के जो अस्पताल हैं वो घायलों से भर चुके हैं। कई लोगों की जो अभी बॉडीज हैं वो भी नहीं बरामद हुई है। परिवार वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों को ढूंढने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इजराइल की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि हम तब तक लेबनान पर यूं ही हमला करते रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह कमजोर नहीं हो जाता और इजराइल पर हमले करना बंद नहीं कर देता। तो हमलों के दौरान कैसे दहशत फैली थी उसके वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में एक 13 साल की लड़की आपको दिख रही होगी, जो सड़क पर वॉक करती हुई वीडियो बना रही है। उसके पिता भी साथ में हैं। और अचानक तेज आवाज के साथ धमाका होता है और लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी एक धमाका उसके बेहद पास होता है और उसके पिता उसे बिल्डिंग के अंदर खींच लेते हैं। लड़की धमाकों से बुरी तरह से घबराकर रोने लगती है। ये तस्वीरें लेबनान की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। इजराइल के एक के बाद एक हमले जारी हैं। सीज फायर होने के बावजूद भी इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और उसकी तस्वीरें, उसका ये मंजर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13 साल की लड़की जब अपने पिता के साथ जा रही थी, तभी अचानक धमाका हुआ और वो घबराकर बिल्डिंग के अंदर चली गई। और चलिए आपको लेबनान के गांव किफू की तस्वीर हम दिखाते हैं। ये सीसीटीवी की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि 2 लड़कियां बेफिक्री के साथ जा रही हैं और तभी वहां पर अचानक से जोरदार धमाका होता है और ये लड़कियां उल्टे पैर वहीं से भागने लगती हैं। धमाका कितना भीषण था वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और बखूबी अंदाजा भी लगा सकते हैं। सीज फायर के बाद शांति नहीं, सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद यही है कि हिजबुल्लाह को कमजोर किया जाए। क्योंकि लगातार इस पूरे युद्ध में लेबनान में हिजबुल्लाह ने ईरान का साथ दिया, मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई और इजराइल के भी कई शहरों पर हमले किए। هلا موتوسيكلين بيقطعوا البنات لك بيزنطوا زبيطه والله عايز شوف يا باطل هلا موتوسيكلين بيقطعوا البنات لك بيزنطوا زبيطه والله عايز
और अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो खुद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जारी किया है, यानी कि आईडीएफ ने। इसमें लेबनान का एक पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है। आईडीएफ ने यहां पर कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बनाया। आईडीएफ का दावा यह है कि हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था। यहां पर भारी तादाद में हथियार रखे हुए थे। यहां पर हथियारों के साथ साथ विस्फोटक, रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड्स रखे हुए थे। और इसका दावा आईडीएफ ने किया और यह भी दावा किया कि इस हमले में 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें से आतंकियों को इस सेंटर के अंदर घुसते हुए पहचाना गया था। तो इजरायल की तरफ से ये वीडियो रिलीज किया गया है और बताया जा रहा है कि टारगेट करके इससे अंजाम दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जंगल से भरा पहाड़ी इलाका है और इजरायल ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर कई आतंकवादियों को जाते हुए देखा था, उन्हें छिपे हुए देखा था और इसीलिए टारगेटेड अटैक यहाँ पर इजरायल की सेना ने किया है और कई आतंकवादियों को मार गिराया है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले से सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी लेबनान में हुआ है। यहां पर लीटन नदी पर बने 6 पुलों को इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह इन पुलों का इस्तेमाल अपने हथियार लाने के लिए कर रहा था, जिसे इजरायल को निशाना बनाया जाता है। बर्बादी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एक भी मकान यहां पर नहीं बचा है। हर तरफ मलबा आपको नजर आएगा। सबके सब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट लोकेशन हिजबुल्लाह के लिए, लेबनान के लिए, क्योंकि यहीं से वो हथियारों की जो सप्लाई है वो करता था, उन हथियारों की सप्लाई जिस पर इजरायल ये दावा कर रहा है कि इजरायल में हमले करने के लिए किए जा रहे थे। तो दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें जहां इजरायल ने एक के बाद एक हमले किए और एक भी मकान बचा हुआ आपको इस तस्वीर में नजर नहीं आएगा। सब का सब आपको खंडर दिखेगा। खंडर में पूरे मकान तब्दील हो गए हैं। ये वही रास्ता है जहां से हिजबुल्लाह अपने विस्फोटक, अपने हथियार लेकर जाता था। इजरायल की तरफ से दावा किया गया है और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके इजरायल पर अटैक करता था। अब इजरायल ने उन्हीं हथियारों को ले जाने वाले पुल को ही तबाह कर दिया। और अब बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने आज सुबह इजरायल पर मिसाइल दागी है। ये मिसाइल इजरायल के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाकर दागी गई। इजरायल के कारमेई में हिजबुल्लाह ने ये हमला किया है। तो हिजबुल्लाह भी अब पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीज फायर के बाद जब इजरायल नहीं माना, इजरायल ने कहा कि ये सीज फायर की बात जो है वो लेबनान पर नहीं बैठती। हम सीज फायर लेबनान के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ऐसे में इजरायल एक के बाद एक लेबनान पर हमला कर रहा था, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और इजरायल के कारमेई में हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमले किए। और आज सुबह की बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर के इस्लामाबाद में भले ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कई तरह की बयानबाजियों ने आशंकाएं भी पैदा कर दी हैं। इस बीच खबर यह है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से एक नया प्रस्ताव मिला है, जिसके आधार पर अगले राउंड की बातचीत होगी। ट्रंप ने इसे एक व्यावहारिक आधार बताया है। बताया जा रहा है कि तेहरान ने परमाणु संवर्धन, मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और साथ ही युद्ध में नुकसान के मुआवजे को लेकर के अपनी मांगों में थोड़ी सी नरमी बरती है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी युद्ध विराम में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इजरायल ने साफ इनकार कर दिया है और हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने के लिए लेबनानी सरकार के साथ सीधी बातचीत का आदेश यहां पे दिया है। इस बीच कल अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत के लिए इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया और जिन होटल्स में ये डेलीगेशन ठहरेंगे उस रेड जोन उसे घोषित कर दिया गया और रेड जोन को सील एक तरीके से कर दिया गया है। ईरान अमेरिका की बातचीत से पहले धमकियां। इजरायल लेबनान के बीच बात, हमले जारी रहेंगे। इस्लामाबाद में बातचीत से पहले किसने लगाया ग्रहण? 28 फरवरी से शुरू हुई जंग 40 दिन बाद थमी है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वांस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, जबकि टीम में मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं।
वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का शामिल होना पक्का है। उनके साथ ईरान के नेशनल असेंबली के स्पीकर मोहम्मद बागैर गलीबाफ शामिल होंगे। बातचीत से पहले विश्वास का माहौल पैदा नहीं हो पाया है। खासतौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट की शर्त को लेकर भी ईरान और अमेरिका के दावों में कंफ्यूजन है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम जब्त करेगा। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि यूरेनियम पर उसके अधिकार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जेडी वेंस को अच्छी बातचीत की उम्मीद है। He said that there are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement because there's a 15-point plan floating around. There's a 10-point plan floating around. If he's frustrated about 3 issues, that actually means that there's a lot of agreement. That's point number 1. Point number 2, to respond to each of those issues, and I read it very closely, let me just say this. I actually wonder how good he is at understanding English, because there are things that he said that frankly didn't make sense in the context of the negotiations that we've had. But to address the 3 points, first of all, he talked about an attack that had allegedly happened on Iran and how that was a violation of the ceasefire. Ceasefires are always messy. इस्लामाबाद पहुंचने से पहले गलीबाफ ने फिर चेतावनी के सुर बुलंद किए। मसला है लेबनान का। जिस तरह से इजरायल ने लेबनान में तबाही मचाई, उसके बाद ईरान पर अंदरूनी प्रेशर है कि वो लेबनान को सीज फायर में शामिल करवाए। इसके लिए ईरान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसलिए बातचीत से पहले स्पीकर मोहम्मद बागैर गलीबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिर दोहराया है कि लेबनान और ईरान के सहयोगी संपूर्ण प्रतिरोधी युद्ध विराम का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से लेबनान मुद्दे पर जोर दिया है। इसे नकारने या इससे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। युद्ध विराम उल्लंघन के गंभीर परिणाम और कड़ी प्रतिक्रियाएं होंगी। आग को तुरंत बुझाएं। ईरान में सीज फायर के बाद जश्न मना रहे लोगों ने लेबनान के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं इजरायल के अड़ियल रवैये ने भी ईरानी शासकों को भड़का दिया है। यही वजह है कि वे इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं। सीज फायर के बाद अपने पहले बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस्लामी राज्य ईरान अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। हम किसी भी परिस्थिति में अपने वैध अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे और इस संबंध में हम संपूर्ण प्रतिरोध मोर्चे को एक इकाई के रूप में देखते हैं। ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो लेबनान को अलग करके अमेरिका के साथ बातचीत कर सके। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर की भाषा बेहद सख्त है। अपने घरेलू समर्थकों को दिए गए मैसेज में मुस्तफा ने कहा, ईरान बड़ी ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। ईरान इस जंग का निर्णायक विजेता रहा है। हम उन अपराधी हमलावरों को नहीं बख्शेंगे जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया है। हम हर एक नुकसान के लिए मुआवजे की ओर हमारे शहीदों के खून की कीमत का हर्जाना लेंगे। होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट पर नए फेज में जाएंगे। हमारी सेना ने हमें महान जीत दिलाई है। इजरायल ने 24 घंटे तक लेबनान में जमकर तबाही मचाई। 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसकी दुनिया भर में आलोचना हुई। ट्रंप को भी कहना पड़ा कि इजरायल हमले रोके, लेकिन नेतन्याहू के तेवर बदलते नहीं दिख रहे। उन्होंने ये तो माना है कि अगले महीने वॉशिंगटन में लेबनान के साथ बातचीत होगी, लेकिन हमले रोकने से इनकार कर दिया है। תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. इस बीच बातचीत को लेकर इस्लामाबाद में सतर्कता बढ़ गई है। सिक्योरिटी की वजह से इस्लामाबाद में 2 दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस को ठहराने के लिए 2 होटल खाली करा लिए गए हैं।
इस्लामाबाद की कई सड़कों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिकी डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए एडवांस सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान मध्यस्थ जरूर है, लेकिन शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक के माथे पर पसीना है, क्योंकि इस बातचीत पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होने से पहले हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनातनी पैदा हो गई है। ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही रोकने पर ट्रंप बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने इसे घोर अपमानजनक करार दिया है। ट्रंप ने ईरान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वो ये समझौता नहीं है जो हमारे पास है। ट्रंप ने कहा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही रोककर घटिया काम कर रहा है और ये हमारे समझौते के अनुरूप है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है। आपको बता दें, हॉर्मुज पर टोल टैक्स ईरान पर ट्रंप काफी भड़क गए हैं इस रवैये को लेकर। दरअसल अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत से पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से लॉक कर दिया है और बीते 24 घंटे के दौरान हॉर्मुज से ईरान ने अपने जहाजों को छोड़ करके केवल जहाजों को इजाजत दी है। हॉर्मुज से पिछले 24 घंटे में सिर्फ 6 ऑयल टैंकर्स पास हुए हैं और इन सब में सिर्फ ईरानी ऑयल था। हॉर्मुज से पैसेज को लेकर के IRGC की तरफ से एक नक्शा भी जारी किया गया, जिसमें जहाजों से कहा गया है कि वो ईरान के आइलैंड के पास से जाएं, हॉर्मुज के ओरिजिनल रूट से बचें, क्योंकि वहां पर मरीन माइंस बिछी हुई हैं। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि सीज फायर की शर्त के तहत वो हर दिन हॉर्मुज से सिर्फ 15 शिप्स को ही पैसेज देगा और टोल भी वसूलेगा। और बड़ी खबर, इस्लामाबाद में बातचीत से पहले इजराइल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जमकर लताड़ लगाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ख्वाजा आसिफ के पोस्ट की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश का आह्वान निंदनीय है। यह ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार द्वारा बर्दाश्त किया जा सकता है, खासकर उस सरकार से जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती है। नेतन्याहू की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के विवादास्पद बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप, कैंसरग्रस्त देश और यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने वाला बताया था। और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले स्टिंग बम फूट गया है, जिसकी वजह से बंगाल की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया है। स्टिंग वीडियो सामने आने के बाद से ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही AIMIM ने ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और आगे किसी भी पार्टी के साथ उसका कोई भी गठबंधन नहीं होगा। बंगाल में वोटिंग से पहले फूटा स्टिंग बम। टीएमसी ने वीडियो जारी किया, ओवैसी ने हुमायूं का साथ छोड़ा। ओवैसी ने तोड़ा गठबंधन, वोटिंग से पहले ही हुमायूं को झटका। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले एक स्टिंग वाले वीडियो से सियासी भूचाल आ गया है। टीएमसी की तरफ से हुमायूं कबीर का स्टिंग वीडियो जारी करने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर को बड़ा झटका दिया है। AIMIM ने बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। आज ओवैसी को बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ जॉइंट रैली करने जाना था, लेकिन ओवैसी ने कल ही वीडियो सामने आने के बाद बंगाल दौरे को रद्द कर दिया था और अब ओवैसी ने गठबंधन से अलग होने का भी ऐलान कर दिया है। ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टियां पश्चिम बंगाल में 118 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अब स्टिंग सामने आने के बाद ओवैसी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया है। साथ ही भविष्य में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया है उसमें हुमायूं कबीर किसी से बात करते दिख रहे हैं। टीएमसी का दावा है कि हुमायूं कबीर ने बीजेपी के साथ 1000 करोड़ की डील की है और पहली किस्त के तौर पर हुमायूं कबीर जल्द से जल्द 200 करोड़ रिलीज करने की बात कर रहे हैं। हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आपको जो आजाद देना है मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, मैं पार्टली देना चाहिए। मैं जो 22 तारीख रैली में जो बाबरी मस्जिद का जो लिब रखा उसी दिन मेरा
82 लाख खर्चा होगा। आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटेरियल्स भी 2-3 करोड़ को आ गया। ईटा, स्टोन, ये तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, इसमें ये आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए। टीएमसी ने जो वीडियो जारी किया है उस पर 19 दिसंबर 2025 की तारीख है। इस वीडियो में सिर्फ हुमायूं कबीर दिख रहे हैं। उनके सामने कौन है, वो किससे बात कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। लेकिन इस वीडियो के सहारे टीएमसी ने हुमायूं कबीर और बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, हुमायूं कबीर को बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ खड़ा किया है। दूसरा आरोप, हुमायूं कबीर को बीजेपी 1000 करोड़ की फंडिंग कर रही है। और तीसरा आरोप, बाबरी के नाम पर हुमायूं कबीर मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं। स्ट्रिंग वाला वीडियो सामने लाने के बाद टीएमसी ने हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद हुमायूं कबीर को सफाई देनी पड़ी। हुमायूं कबीर ने कहा कि एआई वीडियो बनाकर बदनाम करने की साजिश रची गई। 2019 के बाद उनकी किसी बीजेपी नेता से मुलाकात नहीं हुई। उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं है। हार के डर से ममता बनर्जी ने यह साजिश की। जो बीजेपी से पैसा लेके हुमायूं कबीर ये किया है, बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबर का नाम से सेंटीमेंट करके मस्जिद हुआ तोड़ा है गया है, इसलिए यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना के सेंटीमेंट किया। और यहाँ से पैसा रोजगार करके वो सिर्फ पैसा रोजगार नहीं कर रहा, पावर में आने का सपना देख रहा। जो शुभेंदु अधिकारी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा। कौन रिकॉर्ड किया सेकेंडरी है, बोला तो वो, तो आप ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? बोला तो वो है, और वहां पर बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनका बात हो रहा है, तो ये तो वो जानता है। मेरा इतना दिमाग कोई हल्का नहीं है जो किसी को साथ में ये सब के लिए बात करूंगा। कोई बात नहीं किया। ये मेरे को खिलाफ साजिश कर रहा है। मेरे को डायरेक्ट पॉलिटिकली फेस नहीं कर पाया। भवन में दिल्ली में गया तब सबूत देना चाहिए। मैं शुभेंदु अधिकारी को कोई पास गया, कोई बात किया तो सबूत मिलना चाहिए। उनको पूछना चाहिए। वो पूछिए, वो क्या बोल रहा है उनको पूछिए। ममता बनर्जी इसको साजिश कर रहा है। वो डर गया मेरे को, वो सत्ता में हट जाएगा, मर्यादा होके मेरा खिलाफ ये सब एआई करके कर रहा है। स्ट्रिंग वीडियो जारी करके टीएमसी ने आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ डील कर मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टीएमसी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें हुमायूं कबीर मुस्लिमों को लेकर भी बात कर रहे हैं। वहीं हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ने के साथ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कहा कि हुमायूं कबीर के खुलासों से यह जाहिर हो गया है कि बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर हैं। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे एआईएमआईएम की नीति ये है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीति का वास हो। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई भी गठबंधन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी ने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और इसके बाद हुमायूं कबीर ने ओबीसी के साथ गठबंधन किया और 118 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे। एआईएमआईएम ने 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और वहीं 106 सीटों पर एजेयूपी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं। लेकिन अब स्टिंग के आने के बाद एआईएमआईएम ने ये गठबंधन तोड़ दिया है और कहा कि वो अकेले अपने दम पर बंगाल चुनाव लड़ेंगे। किसी भी पार्टी के साथ बंगाल में भविष्य में गठबंधन अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो देखिए, गठबंधन हो चुका था, कैंडिडेट्स और सीट्स को लेकर के बंटवारा भी हो चुका था, लेकिन अब ये स्टिंग के आने के बाद एक बड़ा भूचाल आया और दोनों ही पार्टीज अलग हो गए। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें पार्टी के सीएम फेस के नाम को फाइनल कर सकती है। वहीं 20 साल तक बिहार की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार आज से दिल्ली में अपनी सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा के सदस्य पद की शपथ लेंगे और इसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। हालांकि इस रेस में कई नाम चल रहे हैं, अभी तक नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी से आखिर किसको सीएम फेस बनाया जाता है।
कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? सम्राट को मिलेगी सत्ता या होगा विजय तिलक? पटना टू दिल्ली, टेंशन में सियासी पंडित। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पटना से दिल्ली तक नेता यही पता लगाने में जुटे हैं कि नीतीश कुमार के बाद आखिर बिहार में कौन होगा एनडीए का चेहरा। बिहार में नए सीएम को लेकर आज दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बीजेपी की तरफ से अगले सीएम के नाम पर फाइनल मोहर लग सकती है। कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब चीज समय के अनुसार चल रहा है। 10 तारीख को उनका राज्यसभा का ओथ है, उसके बाद की प्रक्रिया उसके साथ। कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संबंध, यही तो है गठबंधन धर्म जो होता है वो भाजपा ने हमेशा बेखूबी सम्मान पूर्वक निभाया है, और यही कारण है कि आज भी दलों को हम पर विश्वास होता है। और यह आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीज़ें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीज़ें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसके संकेत बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलियों के दौरान दिया था। तो वहीं आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना को छोड़कर दिल्ली की राजनीति करेंगे। इसका ऐलान दिल्ली पहुंचकर खुद नीतीश कुमार ने किया। ये अब बहुत दिन बाहर पाक रहे हैं ना, इतना देर से रहे हैं, अब 20 साल से भी ज्यादा रहे, सब जगह रहे, अब यहीं पर एक बार हम रहेंगे। अरे हमने तय कर लिया है, कल यहाँ करेंगे और फिर वहाँ वाला सबको हम छोड़ेंगे और उसके बाद फिर वही रहेगा ये सब। तो नीतीश कुमार आज दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा के सदस्य की शपथ लेंगे। शपथ के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे। इसके बाद शाम को पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो 13 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। 14 अप्रैल को ही एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी और 15 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह हो सकता है। बिहार में नई सरकार कैसी होगी, इसको लेकर एनडीए के नेता अभी एक लाइन पर चल रहे हैं। जेडीयू नेता विजय चौधरी का कहना है कि बिहार में नई सरकार का मार्गदर्शन नीतीश कुमार ही करेंगे। बिहार की जनता ने 2030 तक का जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री कोई भी बने, सरकार पर नीतीश कुमार की छाप ही दिखाई देगी। वो तो जो प्रक्रिया है या जो औपचारिकता है वो सब तो होगी ही, लेकिन उसके बारे में अभी कोई रोड मैप बना नहीं। एनडीए के नेता भी खुद कह रहे हैं कि जो नई सरकार होगी, बीजेपी के सीनियर नेता भी कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के ही बताए रास्ते पर चलेगी, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, बिल्कुल वही सब कुछ पहले जैसा हो। यह तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि अभी तो 2030 तक का मैंडेट तो नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार के लोगों ने दिया है। तो यह तो स्वाभाविक अपेक्षा है कि जो भी नई सरकार आएगी वो नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर ही चलेगी, और ऐसा सभी कह रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दल यही भावना रख रहे हैं, यही कह रहे हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार बीजेपी के साथ साथ एनडीए बिहार में अगले सीएम की शपथ की तैयारी में जुटे हैं, तो विरोधी नीतीश के पटना से दिल्ली जाने पर चुटकी ले रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून के जरिए चाचा नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य की शपथ से पहले पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं। पटना जेडीयू अध्यक्ष की तरफ से लगे इन पोस्टरों में सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं छोड़ने की अपील की गई है। पोस्टर में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को फ्यूचर सीएम दिखाया गया है। पोस्टर में नीतीश के अधूरे सपने निशांत कुमार करेंगे पूरे, ऐसे स्लोगन भी लिखे हुए हैं।
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार की तस्वीरें, जहां पर नीतीश कुमार से अपील की जा रही है कि आप बिहार छोड़कर ना जाएं। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कोलकाता में एक भव्य समारोह में अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। बंगाल में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा फोकस अवैध घुसपैठ, महिला सुरक्षा और विकास पर करेगी। इसके साथ ही रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है। बीजेपी के संकल्प पत्र में पीएम मोदी की वो 6 गारंटी भी शामिल हो सकती है, जिनका ऐलान एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां 70 फीट गहरे बोरवेल में गिरे मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बड़नगर के पास झालरिया गांव में कल रात करीब 8 बजे 3 साल का मासूम भागीरथ बोरवेल में गिर गया था। इसको बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ रेस्क्यू टीम भी जुटी। वहीं अब तक करीब 35 फीट की गहराई तक खुदाई कर चुकी है और बताया जा रहा है कि बच्चे ने बोरवेल का ढक्कन हटाया और झांकने के दौरान वो उस बोरवेल में गिर गया, जिसकी गहराई 70 फीट बताई जा रही है। कहा, हवाई फायरिंग करने के बाद दूल्हा और ससुर पहुंच गए हवालात। प्रेम प्रसंग में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कैसे खौफनाक साजिश रची, जिससे हर कोई दंग है। बिहार में मामूली विवाद पर किसने कर दिया सरतन से जुदा, और दंड नृत्य का कार्यक्रम दंड युद्ध में कैसे बदल गया। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। लाठी डंडों के साथ पारंपरिक दंड नृत्य चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दंड नृत्य दंड युद्ध में तब्दील हो गया। दंड नृत्य में शामिल लोग एक दूसरे पर लाठी और डंडों से हमला करने लगे। मारपीट की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन किस पक्ष का है, लेकिन जिसे जैसे समझ आ रहा था वैसे सामने वाले पर हमला किए जा रहा था। एक पक्ष बचने की कोशिश में भागा तो दूसरा पक्ष डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ा और दौड़ा कर पीटा। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को मारपीट की ये चौंकाने वाली घटना ओडिशा के गंजम जिले में हुई, जहां पारंपरिक दंड नाच से जुड़े 2 दल आपस में भिड़ गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के मुताबिक मारपीट की ये घटना गंजम जिले के धराकोट थाना क्षेत्र के सुंदरापल्ली गांव में हुई। यहां पारंपरिक दंड यात्रा का पंचू दंड कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान 2 अलग अलग दंड गुट के सदस्यों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। कहा जा रहा है कि एक पार्टी ने कथित रूप से दूसरी पार्टी को रास्ता नहीं दिया, जिससे विवाद बढ़ा और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि दोनों दल के सदस्य परंपरा और अनुशासन को दरकिनार कर एक दूसरे पर डंडे से हमला कर रहे थे। गांव की ये सड़क कुछ देर के लिए जैसे युद्ध का मैदान ही बन गई थी। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और अब वीडियो की मदद से घटना की जांच की जा रही है। बाराती डांस कर रहे थे, नोट उड़ाए जा रहे थे। महिला हो या पुरुष, पूरा परिवार शादी के जश्न में डांस कर रहा था। इसी बीच घोड़ी पर सवार दूल्हे ने पूरे टशन के साथ अपनी पिस्टल निकाली और हवाई फायरिंग कर दी। शादी के जश्न में फायरिंग के इस वीडियो को रील बनाकर जब वायरल किया गया तो दूल्हे की परेशानी बढ़ गई। फौरन पुलिस एक्शन में आई और दूल्हे के साथ साथ उसके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। दूल्हे की दबंगई का ये वीडियो भोपाल से आया है। भोपाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और बारात में अवैध कट्टे से फायरिंग करने वाला दूल्हा मिसबाह और उसका चाचा ससुर अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हथियार जब्त कर दोनों को जेल भेज दिया गया। आगे आगे युवक दौड़ रहा है और पीछे पीछे पुलिस वाले। 1, 2, 3, 4 पुलिस वाले युवक का पीछा कर रहे हैं और युवक फुल स्पीड में भाग रहा है। अब एक और सीसीटीवी देखी
जिसे देखकर आप दहल जाएंगे। सीसीटीवी में युवक भागता हुआ सड़क क्रॉस करता है और दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से जा टकराता है। ये वही युवक है जिसके पीछे पुलिस भाग रही थी और पुलिस इसलिए इसके पीछे दौड़ रही है क्योंकि ये शख्स पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। वीडियो यूपी के गाजियाबाद का है, जहां निवाड़ी थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल की रात को अमित नाम का युवक अपने 3 साथियों के साथ शराब पी रहा था। इस बीच गश्त करते हुए वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस और युवकों के बीच कहासुनी हुई तो पुलिस वाले अमित को हिरासत में लेकर निवाड़ी थाने ले गए। आरोप है कि पुलिस ने अमित को हवालात में बंद करके खूब पीटा और इसके बाद जब वो घायल हो गया तो पुलिस वाले अमित का मेडिकल कराने के लिए उसे मुरादनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इसी दौरान अमित गाड़ी से उतरते वक्त पुलिस की कस्टडी से भाग निकला और दिल्ली मेरठ रोड पर ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक से टकराने से अमित बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे लेकर युवक के परिजनों ने थाने के बाहर जमकर बवाल किया और 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में बवाल बढ़ा तो लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को डीसीपी ग्रामीण ने निलंबित कर दिया और परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि युवक डरकर गाड़ी से उतरकर भागा था, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हुआ था कि युवक को अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस कस्टडी से भागना पड़ा। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दोगे तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। आंखों में आंसू है, आवाज में दर्द भी है और रो रो कर पूरी कहानी बयां कर रही है। लेकिन अगर हम कहें कि ये सब एक नाटक है, इसी औरत ने अपने पति को मरवाया है, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन ये सच है, ये महज दिखावा है, सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इस महिला ने इंदौर की सोनम रघुवंशी तक को फेल कर दिया। प्लानिंग ऐसी रची कि घर वालों को तो छोड़िए, शुरुआत में पुलिस वालों को भी शक नहीं हुआ। सब इस शातिर पत्नी की ही बताई कहानी को सच मान रहे थे, लेकिन जब तहकीकात की गई और असलियत से पर्दा उठा तो सब हैरान रह गए। घटना मध्य प्रदेश के धार जिले की है, जहां 7 अप्रैल को रात को रांजोद थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में सनसनीखेज लूटपाट और हत्या की गई। मृतक की पत्नी के मुताबिक कुछ लुटेरे घुसे और लूटपाट के दौरान उसके पति को मार डाला। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दोगे तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर की ओर थे 2 से 3 लोग थे मेरे पास। कैसे थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा, मेरे को तो उधर बांधा था बेड पे। हालांकि पत्नी की कहानी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पुलिस ने चंद घंटों में ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस पूरे हत्याकांड की साजिश मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी प्रियंका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी।
पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक कई अहम तकनीकी और वैज्ञानिक सबूत मिले, जिससे शक मृतक की पत्नी प्रियंका की ओर गया। और जब पूछताछ की गई तो पहले उसने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रियंका ने बताया कि उसका राजगढ़ निवासी कमलेश पुरोहित से लंबे समय से प्रेम संबंध था और पति से परेशान होकर उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपी कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी को 1 लाख रुपए देकर देवकृष्ण की हत्या करवाई और पूरी घटना को लूटपाट का रूप देने की प्लानिंग थी। इसीलिए हत्या के बाद घर का सामान फेंककर लूट की कहानी रची गई। प्रियंका की करतूत का खुलासा हुआ तो देवकृष्ण पुरोहित की मां आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि उनकी बहू फोन पर लगी रहती थी और उसका किसी से प्रेम संबंध था। प्रियंका और देवकृष्ण की शादी करीब 11 साल पहले हुई थी, लेकिन शुरू से ही प्रियंका का व्यवहार पति और घर वालों के लिए ठीक नहीं था। वो बात बात पर विवाद करती थी और सबको परेशान करती थी। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। उसकी वजह है ये तस्वीर, जो हम आपको ठीक से दिखा तक नहीं सकते। दुश्मनी ऐसी कि शख्स का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और आसपास मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। अररिया जिले के फारबिसगंज में दिन दहाड़े शख्स की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शख्स सब्जी खरीदने फारबिसगंज के मार्केटिंग यार्ड पहुंचा था, जहां उसका विवाद एक सत्तू दुकानदार से हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते आरोपी ने पहले पेट में चाकू घोंपा और फिर उसका गला रेतकर गर्दन धड़ से अलग कर दी। लोगों के मुताबिक आरोपी काफी देर तक कटी हुई गर्दन को हाथ में लेकर बाजार में खड़ा रहा, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। अस्पताल में भी तोड़फोड़ की गई। लोगों ने आरोपी दुकानदार को भी पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और लोगों को समझाकर सख्त एक्शन की बात कही।